हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 16। तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक का आखिरी चैप्टर है। क्या नाम है इसका? प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो इस पाठ में हम समझेंगे कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें हमने किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है, किस तरह से हमने उनका अत्यधिक दोहन किया है और अब क्यों हमें इनके संरक्षण की आवश्यकता है, किस तरह से हम इसका संरक्षण कर पाएं ताकि ये वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्यावरण संरक्षण का 5R सिद्धांत क्या है, 5R सिद्धांत क्या है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम पिछले पार्ट में भी कर चुके हैं। अब इस भाग में हम इसे विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे संसाधन है ये हम क्या कर रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास में सीमित मात्रा में है। यदि हम इनका अत्यधिक दोहन करते रहेंगे तो ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि संसाधन आखिर होते क्या हैं, तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि संसाधन ऐसे भंडार हैं जिनसे प्राप्त पदार्थों को हम और अधिक उपयोगी पदार्थों में बदल पाते हैं। जैसे कि हम बात करें वनों की, तो वनों से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं जिसे हम कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेते हैं, ईंधन के रूप में भी उपयोग में लेते हैं और इसे हम फर्नीचर या फिर सजावटी सामान आदि बनाते हैं। तो हमने क्या किया है कि वनों से हमने लकड़ी प्राप्त की है और उन्हें हम अधिक मूल्यवान व उपयोगी पदार्थ में बदल रहे हैं। तो यही क्या है? संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन की यदि हम बात करें तो वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए हैं और ये मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि वन, वन्य जीव, जल, कोयला, पेट्रोलियम आदि। ये सभी क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। ये प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं ताकि मनुष्य का जीवन और अधिक सुखद और आसान हो सके। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इन प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन कर रहे हैं। हम अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनका संरक्षण नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे तो हम इनके बिना किस तरह से जीवित रह पाएंगे। तो देखिए, हमारा जो भारतीय दर्शन है वो तो इस चीज़ में विश्वास करता है कि सभी पृथ्वी पर सभी जीवों को जीने का हक है। सभी जो प्रकृति ने हमें जो भी वस्तुएं प्रदान की है उनका हमें संरक्षण करना है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे। हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करती है, जिसका अर्थ होता है कि ये जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार की तरह है और यहाँ पर सभी को जीने का हक है। हम किसी भी तरह से किसी का भी शोषण यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने संसाधनों का उपयोग जो है वो भी इस प्रकार से करना चाहिए जिससे संसाधनों का संपोषण हो सके और हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सके। यानी कि हमें क्या करना है? भारतीय संस्कृति ये कहती है कि हम इन संसाधनों का उपयोग तो करें, जो भी संसाधन प्रकृति ने हमें हमारे उपयोग के लिए प्रदान किए हैं हम उनका उपयोग करें, लेकिन साथ ही साथ हम उनका संपोषण भी करें। जितना हम प्रकृति से ले रहे हैं उतना हम प्रकृति को वापस लौटा भी दें। तो इससे क्या होगा कि हमारे पर्यावरण का जो संरक्षण है वो भी होता रहेगा और ये प्राकृतिक संसाधन हमें लंबे समय तक उपलब्ध भी होते रहेंगे। तो हमारा प्राचीन भारतीय दर्शन तो ये कहता था, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य की जीवन शैली में परिवर्तन आया, जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी और हमारी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने क्या किया? इन प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन करना प्रारंभ कर दिया। तो धीरे धीरे इन संसाधनों में कमी आने लगी, पर्यावरण पर भी इसके दुष्प्रभाव हमें दिखाई देने लगे। तो अब हमने पर्यावरण संरक्षण के विषय में भी सोचना शुरू कर दिया है। तो देखिए, संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से उत्पन्न समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज में एक नया आयाम है। पहले तो हम क्या कर रहे थे? लगातार इनका दोहन ही कर रहे थे क्योंकि हमें इससे कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आगे अब हम पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूक होने लगे तो हमें ये बात भी समझ में आ गई कि पर्यावरण का संरक्षण करना भी बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा यह मानव जाति के लिए ही हानिकारक हो सकता है। तो जब ये जागरूकता बढ़ती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कदम भी उठाए जाते हैं। हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसके लिए कदम उठाने हैं, सामाजिक स्तर पर भी, इसके अलावा सरकारी स्तर पर भी इसके लिए अलग अलग कदम उठाए गए हैं। तो गंगा सफाई योजना जो है 1985 में, वो भी
इसी लक्ष्य के दौरान स्टार्ट की गई थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना थी क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत ही कम हो गई थी। तो 1985 में गंगा सफाई परियोजना प्रारंभ की गई। तो हमें कैसे पता चला कि गंगा का जल प्रदूषित हो गया है? जो कॉलीफॉर्म था, ये क्या है? जीवाणु का एक वर्ग है, एक प्रकार का जीवाणु है जो मानव की आंत में पाया जाता है और जल में इसकी उपस्थिति जल के संदूषित होने को दर्शाती है कि जल जो है वो प्रदूषित हो गया है। तो गंगा के जल में इस कॉलीफॉर्म जीवाणु की बहुत अधिक मात्रा मिली, जिसमें पाया गया कि गंगा का जल जो है वो बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है। देखिए चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं हम एक बार। ये ग्राफ है जो आंकड़े हमें बता रहे हैं कि गंगा जल की जो प्रदूषण का स्तर है वो किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो लाल रंग की लाइन है वो हमें बताती है कि 2007 में गंगा जल में प्रदूषण की मात्रा कितनी थी। यहाँ पर देखिए सार्वप्रायिक संख्या MPN पर 100 ml ये काउंट की जाती है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो है वो बैक्टीरियल काउंट यहाँ पर पता किया जाता है कि इस जल में प्रदूषण का स्तर क्या है। और जो नीली लाइन है वो हमें बता रही है यहाँ पर कि 2011 के अंदर इस गंगा जल के अंदर प्रदूषण की मात्रा कितनी थी। तो जो गंगा नदी है उसका उद्गम गंगोत्री से होता है और आगे ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसके किनारे बहुत सारे उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के बहुत सारे नगर बसे हुए हैं जहाँ का जो प्रदूषित जल है वो इस गंगा नदी में आकर मिल जाता है। तो इस कारण गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था। तो जब इसके बारे में जागरूकता बढ़ी तो गंगा सफाई परियोजना प्रारंभ की गई। अब देखिए हम बात करें कि गंगा के अंदर प्रदूषण का स्तर इतना अधिक क्यों बढ़ गया। तो अभी हमने देखा कि इसका मुख्य कारण क्या है? गंगा नदी के किनारे जो बसे हुए नगर हैं उनके द्वारा उत्सर्जित कचरा और मल जो है वो इसमें प्रवाहित कर दिया जाता है। इसके अलावा मानव के अन्य क्रियाकलाप हैं जैसे नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख, शवों को बहाना। इसके अलावा उद्योगों के द्वारा उत्पादित जो रासायनिक उत्सर्जन है वो भी इस नदी में छोड़ दिया जाता है। तो इस कारण गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि इसके विषैले जल में मछलियां मरने लगी। तो क्या हो गया? प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया। तो जो जलीय जीव जंतु थे उन्हें भी हानि पहुंचने लगी और वो भी मरने लगे। तो इसीलिए नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया। ये भी गंगा सफाई योजना का एक हिस्सा था। इसमें भी हमें क्या करना था? गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया। ये जो कार्यक्रम था नमामि गंगे 2014 में शुरू किया गया और इसमें लक्ष्य रखा गया कि हमें गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारा जल प्रदूषित है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर मापन योग्य कुछ कारकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जल में बैक्टीरियल काउंट पता किया जाता है या फिर हम जल का पीएच पता करके जल की गुणवत्ता का या फिर इसमें प्रदूषण का मापन कर सकते हैं। तो जल का पीएच सार सूचक की सहायता से मापा जा सकता है और हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जल कितना प्रदूषित है। चलिए अब आगे हम बात कर रहे हैं कि हम पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें 5 प्रकार के आर को ध्यान में रखना है। क्या है ये 5 आर? देखिए रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज और रीसाइकल। इन 5 प्रकार के आर को ध्यान में रखकर हम अपने द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले अपशिष्ट कचरे की मात्रा में कमी ला सकते हैं। हम इन संसाधनों के दोहन में कमी ला सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। एक एक करके विस्तार से समझते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिफ्यूज, यानी कि हमें क्या करना है? इनकार करना है। कोई भी चीज जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसका उपयोग हमें नहीं करना है, उसे हमें नहीं खरीदना है। देखिए इसका अर्थ क्या है कि जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना। तो उन उत्पादों को हमें खरीदने से इनकार करना है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक के थैलों का उपयोग हम बिल्कुल नकार सकते हैं कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक के थैले के लिए हमें साफ इनकार कर देना है। जब भी हम बाजार जा रहे हैं और कोई दुकानदार हमें प्लास्टिक की थैलियां दे रहा है तो उसके लिए हमें बिल्कुल मना कर देना है और घर से हमें कपड़े का थैला लेकर जाना है ताकि हम इन प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। नेक्स्ट देखते हैं। आगे बात कर रहे हैं हम कम उपयोग, रिड्यूस करना है हमें, यानी कि जो वस्तुएं हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है उनका उपयोग यदि हम उनके उपयोग के लिए इनकार नहीं कर सकते हैं तो हम उनका कम से कम उपयोग करें। तो इसका अर्थ है कि हमें कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके हम बिजली बचा सकते हैं।
यदि हम कमरे से बाहर जा रहे हैं तो अनावश्यक हमें बिजली का या पंखे का स्विच ऑन नहीं रखना है, हम उनको बंद करके ही बाहर जाएं ताकि हम बिजली की बचत कर सकें। इसी तरह टपकने वाले नल की मरम्मत करके भी हम जल की बचत कर सकते हैं। और हमें आहार भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम जब किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्लेट में बहुत सारा खाना ले लेते हैं और उसे पूरा खत्म नहीं करते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये आहार व्यर्थ हो रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें केवल उतना ही खाना अपनी प्लेट में लेना है जितना हम खा सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें बिजली की भी बचत करनी है और जल की भी बचत करनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम पुनः उपयोग, रीयूज, यानी कि कुछ वस्तुओं को हम बार बार उपयोग में ले लें, उन्हें हम फेंके नहीं। तो ये जो तरीका है ये पुनर्चक्रण से अच्छा तरीका है, क्योंकि पुनर्चक्रण करने के दौरान कुछ न कुछ ऊर्जा व्यय होती है, लेकिन पुनः उपयोग में कोई भी ऊर्जा व्यय नहीं होती है। तो क्या करना है हमें, पुनः उपयोग के तरीके में हम किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं, जैसे कि जो लिफाफे हैं उन्हें फेंकने की अपेक्षा फिर से हम उपयोग में ला सकते हैं। इसी तरह विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे इत्यादि का उपयोग रसोई घर में हम वस्तुओं को रखने के लिए कर सकते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल हम अपने घर में ला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है, तो उस बोतल का उपयोग हम फ्रिज में पानी भरकर रखने के लिए कर सकते हैं। इसी तरह जो खाली डिब्बे हैं खाद्य सामग्री के, उनको फेंकने की बजाय हम रसोई घर में खाद्य सामग्री को भंडारित करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका बार बार उपयोग करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में पुनः प्रयोजन, पर्पस। तो इसका क्या अर्थ है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनाई गई है उस उपयोग में नहीं आ रही है तो हम उसे किसी अन्य उपयोग में ले लें। तो क्या मतलब है इसका, कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती है तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग में ले लिया जाए, जैसे कि टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे उगाना। इसी तरह से हमारी जो प्लास्टिक की बाल्टी है, यदि मान लीजिए वो थोड़ी सी टूट गई है, उसमें पानी स्टोर नहीं हो सकता है, तो हम उसे गमले के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि बाल्टी जिस उपयोग के लिए बनी है उस उपयोग में वो अब काम में नहीं ली जा सकती है, तो उसका कुछ और उपयोग हम कर रहे हैं। तो इसी का ही क्या मतलब है, रीपर्पस। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आर जो है वो है हमारे पास में पुनः चक्रण, रीसाइकल। तो इसका क्या अर्थ है कि प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थ जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है उनसे उपयोगी वस्तुएं बनाई जानी चाहिए और उनका नया उत्पादन जो है या संश्लेषण वो नहीं करना चाहिए जब तक आवश्यक नहीं है। जैसे कि प्लास्टिक की जो चीजें हैं हमारी टूट गई है तो उसे हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं और वो उसे फैक्ट्रियों में भेज देता है पुनः चक्रण, रिसाइकल होने के लिए। तो वापस से उसे नए बर्तन, नई प्लास्टिक की बाल्टी, डिब्बे आदि बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे द्वारा उत्पन्न होने वाला जो अपशिष्ट है उसमें कमी आती है, अपशिष्ट कचरे की मात्रा में कमी आती है और उसका निपटान भी आसानी से हो जाता है। तो देखिए, पुनः चक्रण के लिए पहले हमें क्या करना है, अपद्रव्यों को अलग करना होगा जिससे कि पुनर्चक्रण योग्य वस्तुएं दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में न फेंक दी जाए। हम अपने घरों में भी ऐसा करते हैं कि जो रिसाइकल होने वाला कचरा है उसे हम अलग रखते हैं और उसे हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं ताकि वो रिसाइकल होने के लिए उसे फैक्ट्रियों में भेज दे। तो हमें इस कचरे को अलग अलग रखना है कि कौन सा कचरा जो है वो पुनर्चक्रण के लिए उपयोगी है और कौन सा कचरा भराव क्षेत्र के लिए उपयोगी है। तो इस तरह से ये 5 सिद्धांत को अपनाकर हम उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा में कमी ला सकते हैं और पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं और क्रियाकलापों पर निर्णय लेते समय भी पर्यावरण संबंधी निर्णय ले सकते हैं। यानी कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कौन से क्रियाकलाप से पर्यावरण को हानि पहुंच सकती है। तो इसके लिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमारे चयन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और ये प्रभाव तात्कालिक, दीर्घकालिक अथवा व्यापक हो सकते हैं। जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके विषय में ये सोचना है कि जब मैं ये कार्य करूंगा तो इसका या करूंगी तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये प्रभाव तात्कालिक होंगे, दीर्घकालिक होंगे अथवा व्यापक होंगे। ये प्रभाव थोड़े समय के लिए होंगे या बहुत अधिक लंबे समय के लिए होंगे या इसका प्रभाव पर्यावरण पर बहुत अधिक पड़ने वाला है। तो इसके बारे में हमें पहले विचार करना होगा।
समपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित तो करती ही है, साथ ही साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। समपोषित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है कि हम जब इन प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में ले रहे हैं तो हम कुछ ऐसा कार्य भी करें जिससे इनका भी डेवलपमेंट हो सके, ये नष्ट ना हो, वापस से इनकी पुनर्पूर्ति होती जाए। जैसे कि यदि हम 4 पेड़ काट रहे हैं तो इसके बदले में हमें 8 पेड़ लगाने भी चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, समपोषित विकास। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि समपोषित विकास मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता ही है, हमारी जो जरूरतें हैं उन्हें तो पूरा करेगा, साथ ही साथ इसमें क्या भी होता है, आने वाली संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी होता है। क्योंकि यदि हम इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ही करते जाएंगे, इनका संपोषण नहीं करेंगे, तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारा उपयोग तो इनका हम ही कर लेंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये बच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इनका समपोषित विकास भी करना है, ताकि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो सके और आने वाली पीढ़ी को भी ये संसाधन उपलब्ध हो सके। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ये भी हम जानते हैं कि वनों से हमें बहुत सारे ऐसे कच्चे उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं जो हमारे उद्योगों के लिए आवश्यक है, और जब उद्योग धंधे चल रहे हैं तो हमारा आर्थिक विकास भी हो रहा है। और यदि हम इन प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट कर देंगे तो हमारा आर्थिक विकास भी रुक जाएगा। तो जो आर्थिक विकास है ये भी हमारे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो हम अपने चारों ओर के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधनों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। तो देखिए हमें क्या करना है कि हमारे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में, अपनी सोच में परिवर्तन लाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें केवल इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ही करना है, अपितु हमें इनके संरक्षण पर भी विचार करना होगा। और इसके लिए प्रत्येक मनुष्य का ये दायित्व है कि वो इन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो और अपना भागीदारी यानी कि अपना योगदान इसमें दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि हमें इन संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए अभी हमने बात की कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए तेजी से इन संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, और यदि इसी गति से हम इन संसाधनों को समाप्त करते रहे तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इनका सारा दोहन हम ही कर लेंगे और आगे ये हमारी आवश्यकताओं के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, और ना ही ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। तो इसलिए हमें इनके प्रबंधन की आवश्यकता है। तो वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे कि भोजन, कपड़े, पुस्तकें, खिलौने, फर्नीचर, औजार तथा वाहन इत्यादि, ये सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त होते हैं। केवल एक ही वस्तु है जो हमें पृथ्वी के बाहर के स्रोत से प्राप्त होती है। क्या है वह? वह है ऊर्जा, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। देखिए हम अपनी आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन केवल सौर ऊर्जा ही हमें पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि इस सौर ऊर्जा का भी हम सीधे उपयोग में नहीं ले पाते हैं। इसके लिए भी हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा विभिन्न प्रक्रम तथा विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों की आवश्यकता होती है। उनके द्वारा ही ये ऊर्जा हमें उपलब्ध हो पाती है। जो हरे पेड़ पौधे हैं वो इस सौर ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं, यानी कि ये ऊर्जा भी हम सीधे प्राप्त नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न जीवों, हरे पेड़ पौधों आदि के द्वारा जैविक प्रक्रम के द्वारा इस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तभी ये ऊर्जा हमें उपलब्ध हो पाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी आवश्यकता की जो भी वस्तुएं हैं वो सब हमें इस पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन संसाधनों का तेजी से दोहन कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, और जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग भी कई गुना तेजी से बढ़ी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई है, तो इसीलिए इन संसाधनों की मांग में भी तेजी से वृद्धि हुई है। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा, ताकि ये अगली जो कई पीढ़ियां हैं उनको भी उपलब्ध हो सके। हम बात कर रहे हैं कि हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, हम तेजी से इनका दोहन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर प्राकृतिक संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमें
अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को भी पूरा करना है और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कुछ ऐसे उद्देश्य बनाएं दीर्घकालिक, या कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं कि ये आने वाली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। तो संसाधनों का अर्थ उनका दोहन अथवा शोषण करना नहीं है। प्रकृति ने हमें ये संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इनका दोहन अथवा शोषण करें। तो इस प्रबंधन में हमें ये बात भी सुनिश्चित करनी है कि इनका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो। ऐसा नहीं है कि केवल अमीर वर्ग को या प्रभावशाली वर्ग को ही इसका लाभ मिल सके, क्योंकि ये सभी संसाधन हमें प्रकृति ने उपलब्ध कराए हैं और प्रकृति किसी भी भेदभाव में विश्वास नहीं रखती है। प्रकृति किसी के साथ में भी कोई भेदभाव नहीं करती है। सभी लोग उसके लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी समान है। तो हमें इन संसाधनों का प्रबंधन करते समय ये बात भी सुनिश्चित करनी है कि सभी वर्गों को इनका वितरण समान रूप से हो सके। तो अब हम इस पर्यावरण का दोहन क्यों कर रहे हैं, लगातार हम इसे हानि क्यों पहुंचा रहे हैं? देखिए, हमारे जो क्रियाकलाप हैं वही कुछ इस तरह के हैं कि पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। जब भी हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो पर्यावरण को कुछ ना कुछ क्षति होती है। जैसे कि खनन से प्रदूषण होता है, क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातु मल भी निकलता है। तो इस धातु मल का सुरक्षित निपटान करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो समपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जब हम समपोषित विकास की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका सुरक्षित निपटान भी किया जा सके, ताकि पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे। पूर्व ऐतिहासिक भारत में प्रकृति संरक्षण एवं समपोषित विकास के सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी। हमने पहले भी बात की कि हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित थी। वो ये मानते थे कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है और यहाँ पर सभी जीवों को जीने का हक है, सभी अपना जीवन अच्छी तरह से जी सके। तो हम प्रकृति संरक्षण और संपोषित विकास के सिद्धांत की भावना में विश्वास रखते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति कुछ इसी तरह से की रही है कि हम ये विश्वास करते हैं कि हमें प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाना है। हमारे प्राचीन साहित्य में मूल्य और प्रकृति के प्रति मनुष्य की संवेदनशीलता की महिमा और सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी। देखिए, प्रकृति के प्रति मनुष्य की संवेदनशीलता, क्योंकि हम यहाँ पर प्रकृति में जो भी वस्तुएं हमें उपलब्ध कराई गई है, जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु उपलब्ध कराए गए हैं, उनके प्रति हम एक संवेदनशील भावना रखते हैं। हम देखिए यहाँ पर बात करें हम गाय की, तो गाय को हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुसार माता का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ साथ सूर्य को हमने देवता माना है। जो तुलसी का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है, इनकी भी पूजा की जाती है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है उसमें मनुष्य को इन सभी के प्रति संवेदनशील रहने की बात कही गई है। तो भारतीय साहित्य जैसे कि उपनिषद व स्मृतियों में जंगलों के उपयोग व प्रबंधन तथा समपोषितता को एक अंतर्निहित विषय के रूप में जोर दिया गया है। हमारे जो वेद और उपनिषद हैं उनमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि जंगलों के उपयोग, इनके प्रबंधन और संपोषितता को ध्यान में रखा जाए। जंगलों का हमें उपयोग कैसा करना है, इनका प्रबंधन कैसा करना है और इनका संपोषित विकास किस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक काल के दौरान जंगलों में वनस्पति के उत्पादक व सुरक्षात्मक दोनों पहलुओं पर बल दिया गया। यहाँ पर जंगलों को उत्पादक भी माना गया और इनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी भी ली गई कि वनों से हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं तो इनकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो भी हमारा है। दोनों ही पहलुओं पर इसमें बल दिया गया। यह वह समय था जब पवित्र जंगलों व गुफाओं, पवित्र गलियारों व विभिन्न प्रकार की जातीय वानिकी प्रथाओं जैसे सांस्कृतिक परिदृश्य की अवधारणाएं विकसित हुई। हम मानते थे कि हमारे जो जंगल हैं वो भी कैसे हैं, पवित्र हैं, गुफाएं पवित्र हैं, पवित्र गलियारे हैं। यानी कि हमने सभी जगहों को धार्मिकता से जोड़ा। हमने ये माना कि ये सभी जो भी संपदाएं हमें प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराई गई, ये सब क्या है, हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जातीय वानिकी प्रथाओं जैसे सांस्कृतिक परिदृश्य की अवधारणाएं भी इस समय विकसित हुई, जो वैदिक काल के बाद भी लगातार चलती रही। इसके साथ ही व्यापक श्रेणी की जातीय वानिकी प्रथाओं को परंपराओं, प्रथाओं व अनुष्ठानों के साथ एकीकृत करते हुए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जाती रही है। जो जातीय वानिकी प्रथाएं हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाति के अनुसार प्रचलित हैं, इन्हें परंपराओं, प्रथाओं और अनुष्ठानों के साथ में जोड़ दिया गया है ताकि जो प्राकृतिक संसाधन है इनकी सुरक्षा भी होती रहे।
देखिए हम जब कभी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो ये कहा जाता है कि उस समय शुद्ध वायु उसमें से निकलती है। जब भी हम हवन आदि करते हैं तो शुद्ध वायु का प्रसार वहां पर होता है, तो जो वायु प्रदूषण है उसकी मात्रा में कमी होती है। तो इस तरह से हमारी जो रीतियां हैं अलग अलग, जैसे कि हमें गाय को पूजना है या फिर सूर्य देव को जल अर्पित करना है, इसी के साथ साथ हमें पीपल की, बड़ की, तुलसी आदि, केले आदि वृक्षों की पूजा करनी है। तो ये जो हमारी जाति वाणी की प्रथाएं हैं, इन्हें हमने परंपराओं, प्रथाओं और अनुष्ठानों के साथ में जोड़ दिया है, ताकि इन जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है उनकी सुरक्षा भी साथ के साथ होती रहे। तो इस तरह से हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसमें पूरी तरह से पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। तो अब ये जरूरत पड़ने लगी है कि जब हमने पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति पहुंचा दी है तो हम पुनः प्राचीन संस्कृति के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के अंदर योगदान करें, और हमें पेड़ काटने से बचना है, हमें इन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को कम करना है। इसी के साथ साथ जो 5 आर सिद्धांत की हमने बात की थी वो भी हमें अपनाना है, ताकि हम भी इस पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। तो देखिए पर्यावरण मित्र बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसे उपाय करने होंगे, अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसा परिवर्तन लाना होगा कि हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि मित्र कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो हमें भी क्या बनना है, पर्यावरण का मित्र बनना है। ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जिनसे हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। तो देखिए जब आवश्यकता ना हो तो हमें बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। जब भी हम अपने रूम से बाहर जा रहे हैं तो हमें अनावश्यक रूप से बिजली के या पंखे के स्विच को चालू नहीं करना है, लाइट ऑन करके बाहर नहीं जाना है। जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है तो हमें बिजली के उपकरणों को, स्विच को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा खाद्य सामग्री को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपनी प्लेट में उतना ही खाना लेना है जितना हम खा सकते हैं, उसे हमें बर्बाद नहीं करना है। उपयोग में न होने पर नल को बंद कर दें। जब हमें जरूरत नहीं है तो हम पानी व्यर्थ नहीं करें और नल को बंद कर दें। यदि हमारा नल टपक रहा है तो उसे भी हमें तुरंत ठीक करवाना है। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को कम प्रयोग करें। प्लास्टिक क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है, ये अजैव अपघटनीय पदार्थ है, लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। तो प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग हमें कम से कम करना है। इसके अलावा प्लास्टिक, कागज या कांच को पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। या तो हम उसका पुनः उपयोग कर लें, और यदि वह पुनः उपयोग करने के लायक नहीं है तो हम उसका पुनर्चक्रण करने के लिए दे दें। तो ऐसी आदतों को अपनाकर हम भी पर्यावरण का मित्र बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे पूछा है कि संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखिए जो कम अवधि के उद्देश्य परियोजनाएं हैं वो वर्तमान मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तय की जाती है कि हमारे जो क्रियाकलाप हैं वो कुछ इस तरह के हों ताकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें भी हमें ये संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सके। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि कम अवधि के उद्देश्य परियोजना के द्वारा वर्तमान मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, पानी, भोजन व अन्य उपयोगी वस्तुओं को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसी के अलावा हमने प्लास्टिक के उपयोग को भी कम करना है। तो इन उपायों के द्वारा हम संसाधनों के दोहन में कमी ला सकते हैं और जो हमारी वर्तमान आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यह लाभ लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजना के लाभ से किस प्रकार भिन्न है। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये भी पिछले प्रश्न से रिलेटेड है। यहाँ पूछा है कि जो कम अवधि की परियोजना बनाई गई है उसके द्वारा जो हमें लाभ हो रहा है वह लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजनाओं के लाभ से किस प्रकार भिन्न है। तो अभी हमने बात की कि जो कम अवधि की परियोजनाएं हैं वो वर्तमान मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जबकि जो लंबी अवधि की परियोजनाएं हैं उसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि ये जो योजना हम बना रहे हैं इससे संसाधनों का संरक्षण किया जा सके ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि कम अवधि के लिए बनाई गई परियोजनाओं द्वारा वर्तमान पीढ़ी के लिए संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। अभी जो पीढ़ी है उसके लिए वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए इन संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है, जबकि लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजनाओं से आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं। जो लंबी अवधि की परियोजना है उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें भी ये संसाधन उपलब्ध
हो सके। तो संसाधनों का प्रबंधन लोगों के बीच समान रूप से संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित करता है। जब हम संसाधनों का प्रबंधन कर रहे हैं तो ये सभी वर्गों के बीच में इन संसाधनों के समान वितरण को भी सुनिश्चित करता है। यह कई वर्षों तक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, न कि केवल कुछ वर्षों के लिए। जो लंबी अवधि की परियोजनाएं हैं ये कई वर्षों तक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है। केवल कुछ वर्षों के लिए ये परियोजना नहीं बनाई जाती है, एक लंबे समय के लिए इस परियोजना को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके विचार में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए? संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन कौन सी ताकतें कार्य कर सकती है? तो हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की कि ये जो संसाधन है ये प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराए हैं और प्रकृति किसी में भी भेदभाव नहीं करती है, तो इसीलिए सभी वर्गों के बीच में इन संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि प्राकृतिक संसाधनों का लोगों के बीच समान रूप से वितरण होना चाहिए ताकि सभी वर्गों को संसाधनों का लाभ मिल सके। आगे पूछा है कि संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन कौन सी ताकतें कार्य कर सकती है? तो ऐसे कई कारण हैं, कई ऐसी ताकतें हैं जिनके कारण संसाधनों का समान रूप से वितरण नहीं हो पाता है, जैसे कि मनुष्य का लालच, भ्रष्टाचार, अमीर तथा शक्तिशाली लोगों का प्रभाव। ये सभी कुछ ऐसे कारण हैं जो संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कार्य करते हैं। ये संसाधनों के समान वितरण को रोकते हैं। जो अमीर वर्ग है या जो प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो इन संसाधनों का अधिक दोहन कर लेते हैं, जबकि जो गरीब वर्ग है, निम्न वर्ग है, उन्हें इन संसाधनों का लाभ नहीं मिल पाता है। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि सभी वर्गों के अंदर इन संसाधनों का वितरण जो है वो समान हो सके और सभी को इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।